नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पारामण अकेडमी फतेहपुर में। जैसे कि हम लोग का एक श्रृंखला चल रही है राजस्व विभाग लेखपाल के लिए, और उस राजस्व विभाग में हम लोग ने 2 वीडियो पढ़े थे। आज तीसरा वीडियो आ रहा है, उसी अनुभाग के नेक्स्ट है। पहला पार्ट में हम लोगों ने अनुभाग के 6 भाग पढ़े थे, अनुभाग 6 तक, 1 से 6 तक, वहाँ पर इनके बारे में जाना। और उसी के आगे हम लोग आज अनुभाग 14 तक पढ़ते हैं, जहाँ तक यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछने लायक हैं। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन बनता है ना, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आगे का कोई महत्वपूर्ण भी नहीं है। जो महत्वपूर्ण थे हमने आपको सभी को लिखवा दिए। इन्हीं को बारी बारी से लिखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो इन्हीं 14 में से बनने वाला है। 6 हमने पहले बात किए और 6 के आगे 14 तक आज हम लोग बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जो सबसे पहला वीडियो पढ़ा था राजस्व विभाग, उसका गठन, संगठन, कार्य क्या है, न्यायालय कैसे कैसे हैं, वो सब पर चर्चा कर चुके थे। दूसरे वीडियो में हमने अनुभाग की बात की और तीसरा वीडियो हमारा फिर से बचा हुआ अनुभाग आता है। चलिए शुरू करते हैं। अनुभाग 7, 6 तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। आगे आते हैं अनुभाग 7 पर। भू राजस्व, नहर देय, सरकारी देय, राजस्व का बकाया वसूली, संबंधित कार्य। देखिए, इसके अंतर्गत अनुभाग 7 के अंतर्गत गांव क्षेत्र में या तहसील क्षेत्र में जो भी नहर का सिंचाई का देय होगा, या सरकारी देय, किसी भी प्रकार का सरकारी लेन देन देय होगा, या राजस्व का बकाया वसूली संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? 7 के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपका जो सिंचाई कर होता है, देय होता है, या सरकारी कहीं किसी वजह से आपने सरकार से कोई ना कोई उधार लिया हुआ है, या राजस्व का वसूली है कि कहीं पे ग्राम समाज द्वारा कहीं पर राजस्व वसूलना है, उसको कहीं कहीं राजस्व मिलना अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ये जितना भी वसूली कार्य होगा वो किसके अंदर आएगा? अनुभाग 7 के अंदर आएगा। आते 8वें पे। अनुभाग 8 पे क्या है? चकबंदी संबंधी अधिकार है, चकबंदी संबंधित कार्य। अब ये चकबंदी संबंधित कार्य, इसका हम लोग अलग वीडियो पढ़ेंगे। चकबंदी लेखपाल, देखिए चकबंदी संबंधित, चकबंदी बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। लेकिन अभी हम लोग क्या ना कि चकबंदी 2 प्रकार के लेखपाल होते हैं। एक राजस्व, जिसके हम लोग अभी वैकेंसी निकली, जिसका हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। एक चकबंदी लेखपाल, एक राजस्व लेखपाल। तो चकबंदी लेखपाल के कार्य क्या है, चकबंदी कार्य क्या है, इसका हम लोग अलग से वीडियो डालेंगे, उसको अलग से पढ़ाएंगे। बाकी यहाँ पे याद रखना कि चकबंदी संबंधी जो कार्य होगा, चकबंदी संबंधित जो कार्य होगा वो क्या होगा? अनुभाग 8 के अंतर्गत आएगा। अनुभाग 9 में क्या आता है? अनुभाग 9 में भैया ये आपका महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल इत्यादि के कार्य तथा उनकी सेवाओं की नियमावली, मतलब उनकी सेवाएं कैसे कैसे उनके कार्य हैं, उनकी क्या क्या सेवाएं हैं, उनके अंतर्गत क्या क्या उनके रूल्स हैं, कहाँ पे वो कार्य करना है, कहाँ पे कार्य नहीं करना है, उनके अंतर्गत क्या क्या कार्य आ रहे हैं, इनका जो भी योजन होगा वो कहाँ पे होगा? नियमावली, सेवा नियमावली, या उनके कार्य किस अनुभाग के अंतर्गत आएंगे? 9 के अंतर्गत आएंगे। तथा इनमें संशोधन संबंधी, मतलब इनके जो भी कार्य होंगे, जो सेवा नियमावली होती है, उनमें अगर कोई संशोधन की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, अब कानूनों में ये कार्य करने लायक नहीं है, या कोई ऐसा कार्य जो कई लोग कर रहे हैं, तो किसी एक में उठा के रखना, या किसी कार्य को हटाना, या किसी कार्य के क्षेत्र को बदलना, कार्य क्षेत्र को परिवर्तित करना, इस किसके अंतर्गत आएगा? अनुभाग 7 के अंतर्गत आएगा। मतलब आपका जो हम लोग नॉर्मली सुनते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, आपका लेखपाल इत्यादि के जो कार्य होंगे, जो उनकी सेवा नियमावली होगी, या उनमें संबंधित संशोधन जो होंगे, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? अनुभाग 9 के अंतर्गत आने वाले हैं। इसका अनुभाग 10, अनुभाग 10 में जानिएगा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता। अब प्राकृतिक आपदा में भारी वर्षा हो सकता है, ओलावृष्टि हो सकता है, सूखा हो सकता है, या आपका बाढ़ हो सकता है। मीन्स जो आपदा प्राकृतिक रूप से होती है, वो किसी प्रकार की हो, वो सभी उसमें क्या होगी? व्यक्तियों की सहायता, धन आवंटन। अब सहायता में जैसे बाढ़ आ गई तो उस बाढ़ क्षेत्र में व्यक्तियों को वहाँ से निकालना, सुरक्षित स्थानों में पहुँचाना, उन व्यक्तियों को पहुँचाने के साथ साथ उनके रहने का, खाने का प्रबंधन करना, धन आवंटन कराना, सरकारी देय माफ़ी या स्थगन। अक्सर आप लोग सुनते होंगे, जैसे अभी ठंडी चल रही है, ठंडियों में जब होता क्या है कि भयंकर जब वर्षा हो जाती है तो लोगों की खेती बर्बाद हो जाती है। तो आपने सुना जो गांव संबंधित हो गए, तो वहाँ पे लेखपाल पहुँचता है और वो सर्वे करता है कि किस व्यक्ति की कितनी भूमि उपजाऊ थी, किस हिसाब से उपजाऊ थी, वहाँ पे क्या
आपका उत्पादन होने वाला था, क्या आपने बो रखा था, बुआई किस चीज़ की हुई थी और उसमें नुकसान क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग महंगी फसल है तो ज़्यादा मुआवजा, सस्ती फसल तो कम मुआवजा। और ये मुआवजा को बोलते हैं माफ़ी, देय माफ़ी या स्थगन। सरकारी देय माफ़ी हो जाता है, आवंटन या आपका धन आवंटन उसी में आएगा। इसके बाद आते हैं सरकारी देय माफ़ी। अगर किसी कारणवश किसान ने अपने लिए धन लिया सरकार से कि नहीं हमको ये खेती करनी है, हमको ये धन आवंटित कीजिए, अब उस धन मिला हो दे, अब वो सरकारी दे हो गया ना कि उसने लिया तो उसको देना है। अच्छा वो देना है तो उसका माफ़ी कैसे मिलेगी? इन केस अगर भैया उसने तो खेती सही की, अगर किसी कारणवश वहाँ पे पूरी खेती पर, अब जिसकी कोई व्यक्ति सरकार से कोई उधार ले और खेती कराए, उसके यहाँ अचानक बाढ़ आ जाए, बरसात मौसम भयंकर बाढ़ आ गई, तो ये वो तो बाढ़ लेके आएगा नहीं, तब उसमें क्या कर सकता है? वैसे अगर उत्पादन हो तो वो देता, अब उसके यहाँ इतनी भयंकर बाढ़ आ गई बिल्कुल फसल नष्ट हो चुकी है तो वो माफ़ी चाहेगा। या कभी कभी क्या होती है, सरकारी बोलती है नहीं ये ऐसी प्राकृतिक आपदा थी कि किसी वक्त बहुत भयंकर ओलावृष्टि हो जाए और आपकी फसल जो नष्ट हो जाए, तो सरकार उस देय को स्थगित कर देती है कि जिस भी किसान का, अभी हम लोग चुनाव मुद्दा में अक्सर चलता है कुछ किसानों का कर्ज माफ़, ये होता है ना, तो वो स्थगन में आता है कि इन केस कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है और उस जो भी किसान उधार ले रखे हैं, जो उनको देना है सरकार को, उसको वो स्थगित कर देते हैं, सरकार उसको स्थगित करेगी। ये सब जो आएगा प्राकृतिक आपदा संबंधित जो व्यक्ति की सहायता होगी, व्यक्ति को विस्थापित करना, एक स्थान से उस स्थान, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करना, धन आवंटित करना, ये किसी कारणवश खेती बर्बाद हो रही है तो उनको धन आवंटित करना, नहीं चाहूँगा खेती बर्बाद हुई तो हम आपको धन दे रहे हैं, अब उससे अपना खाना पीना करते रहिए। सरकारी देय माफ़ी, जो सरकारी देय माफ़ी है, अगर प्राकृतिक आपदा आई है, फसल नष्ट हुई है, घर नष्ट हुआ है, तो जो भी कर्ज है वो माफ़ होना है या पूरी तरीके से स्थगित कर देना, स्थगन कर देना। ये किसके अंदर आता है? अनुभाग 10। ये भी आपका महत्वपूर्ण है। और 10 और 11 में भैया थोड़ा अंतर याद रखिएगा, दोनों लगभग एक जैसा लग रहा है। इसमें लिखा हुआ है बाढ़ की वार्षिक समीक्षा, बाढ़ द्वारा क्षति सूचना उपलब्ध कराना, भूखमरी की सूचना पर ध्यान देना, कृषि विपदाओं। अब देखिए यहाँ भी वही है, प्राकृतिक आपदा और कृषि विपदा दोनों लगभग एक जैसा जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी बाढ़ आ रही है, यहाँ भी अग्निकांड हो रहा है, यहाँ भी कृषि विपदाएं आ रही हैं, ऊपर भी आ रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? इसमें व्यक्ति विशेष को सहायता करनी है, वो चाहे खाने पीने को, रहने की हो, चाहे धन आवंटित करने को, क्या उस अब सहायता कर्ज माफ़ी से भी हो सकता है, सहायता धन देने से भी हो सकता है, खाना देने से भी हो सकता है, नए स्थान में ले जाने से भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति विशेष को सरकार द्वारा मुहैया कराने वाली सुविधाएं आती हैं। अब सरकार को कैसे पता चलेगा? तो वो ऐसे पता चलेगा कि बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करना, जो बाढ़ क्षेत्र है वहाँ पे हर वर्ष समीक्षा करना, बाढ़ द्वारा क्षति सूचना उपलब्ध कराना, किस अनुभाग के अंतर्गत आएगा, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है तो कितनी आई, कितने घर बर्बाद हुए, कितने खेती बर्बाद हुई, कितने स्तर से बाढ़ आ रही है, उसका जल स्तर क्या है, ये बाढ़ द्वारा क्षति सूचना उपलब्ध कराना। भूखमरी की सूचना, अब ऐसी आपदा आ गई, मतलब सूखा पड़ गया, बरसात नहीं हुई, अब बरसात में बिल्कुल बरसात नहीं हुई, ठीक है ना, तो वहाँ क्या होगा? सूखा पड़ेगा तो भूखमरी का चांस ज़्यादा होंगे, तो भूखमरी की सूचना पर ध्यान देना, उनकी जांच करना। कृषि विपदाओं संबंधित सूचना, कृषि विपदाओं संबंधी, कृषि की जो विपदाएं उनसे संबंधित सूचना, ये भी मैंने जो चर्चा किया था कि जब लेखपाल में गांव में आता है और पूरे खेतों को देखता है कि हाँ यहाँ कृषि विपदा हुई थी तो किसका कितना नुकसान हुआ, किसके खेत में सरसों बो रखी, किसके खेत में गेहूं बो रखा है, किसके खेत में आलू बो रखा है, बरसात मौसम में धान बो रखा है, बाजरा, मतलब जो भी इवन कोई भी कृषि संबंधी कोई भी फसल है, अगर वो नष्ट हो रही है तो उस विपदाओं संबंधी, कृषि विपदाओं संबंधी सूचना को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। दुर्घटनाओं, अग्नि दुर्घटना, अक्सर हमने देखते हो कि गेहूँ अग्नि हो जाता, अग्निकांड होते हैं, आग लगती है, फसलें पूरी बर्बाद हो जाती हैं, तो अग्नि दुर्घटनाओं संबंधी क्षति सूचना ये इकट्ठा करना। दैवीय आपदा, सैनिक सहायता उपलब्ध कराना, ये सभी कार्य कहाँ पे आते हैं? अनुभाग के। ये उनकी जांच करना, मीन्स याद रखिएगा, आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं संबंधी ये भी है, ये होता है जांच करना, इकट्ठा करना, देख रेख करना, कहाँ कैसे आ रही है वो सब करना। और ये होता है व्यक्ति विशेष को सहायता देना, ये सहायता देना, और ये होता है समीक्षा करना। ये ऊपर अनुभाग 10 में भैया याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से और कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो जो सहायता संबंधित होगा वो सहायता जैसे किसी को घर देना, आवास देना, खाना पीना देना, धन देना, माफ़ी करना, जो भी सहायता होगी वो 10 में आएगा। लेकिन प्राकृतिक आपदाएं जिस भी प्रकार की होंगी, वो चाहे वो बाढ़ हो, वार्षिक समीक्षा हो, बाढ़ हो, सूचना हो,
भुखमरी हो, कृषि विपदा हो, इकट्ठा कर कृषि विपदा को संबंधित सूचना इकट्ठा करना, अग्निकांड होगा, जो भी होगा वो सूचनाओं का समावेशन कहाँ पे आएगा, 11 पे आएगा। माफ़ी कहाँ पे आएगा, 10 पे आएगा। 12 पे आते हैं, भू राजस्व अधिनियम और भूमि सुधार संबंधी अधिनियम के अंतर्गत कार्य आते हैं। इसके अंतर्गत भू राजस्व अधिनियम और भूमि सुधार जो अधिनियम बने भू राजस्व के, भू सुधार द्वारा जो अधिनियम बने हुए हैं, इनके कार्य आएंगे किसके अंतर्गत, अनुभाग 5 सेक्शन 12 के अंतर्गत। अनुभाग 12 के अंतर्गत परिवार नियोजन, ये भैया याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांस हैं, इंपॉर्टेंट है। एक आपका इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इधर भी आपका परिवार नियोजन संबंधित कार्य किस अनुभाग के अंतर्गत आता है, तो 12 के अंतर्गत आता है। वार्षिक कार्य योजना का समन्वय का कार्य, उद्योगों की उच्च स्तरीय समिति संबंधित कार्य। वार्षिक कार्य योजना जो सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उसको जनपद स्तरीय में, ग्राम स्तरीय में, ग्राम समाज स्तरीय में उनका समन्वय, उनका बैठाना, उनके कार्य को देख रेख करना, कार्य को एम्प्लीफाई करना। आपका उद्योगों संबंधित उच्च स्तरीय समिति का संबंधित कार्य होगा, कैसे कौन से उद्योग कहाँ पे स्थापित करने हैं, किससे कैसे किन की सहायता करनी है, कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा। अब आके नेक्स्ट आते हैं 12 के बाद, इधर मैंने 13 दे रखा है, इधर जगह नहीं थी। अनुभाग 13 यहाँ पे लिखा हुआ है भूमि अध्यापित अधिनियम संबंधित कार्य। कोई खास इसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये सीधा आपका पहुँच जाता है, विभागीय कार्रवाई हो जाती है, विभाग संबंधित है। ये हमारे जी के संबंधित बहुत कम इसमें होता है, बस आपको इतना याद रखना, भूमि अध्यापित अधिनियम संबंधी कार्य किस में आते हैं, 13 में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं 14 पे, लास्ट हमारा 14 जो हम पढ़ने लायक है, भू राजस्व बंदोबस्त। भू राजस्व बंदोबस्त, भू लेख प्रशिक्षण संबंधित संस्थान संबंधित कार्य, भू लेख प्रशिक्षण संस्थान संबंधित कार्य, जो आपका टोटल हम अभी चर्चा की हरदोई में है, तो भू लेख प्रशिक्षण उसी बात कर रहा है, टोटल में पूरा नहीं लिखा हुआ, भू लेख प्रशिक्षण संस्थान संबंधित कार्य जो कि हरदोई में है। उसके बाद दाखिल खारिज रिपोर्ट तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत करना, ये अनुभाग 14 के अंतर्गत आता है। दाखिल खारिज तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत करना 14 के अंतर्गत आएगा। ये रहा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1938, 1962, 1965, 1972 के संचालन का कार्य, ये हो गया आपका अनुभाग 14। देखिए आपने 1 से लेके 14 तक पढ़े, अब आगे के कोई मतलब नहीं है, जितना आपसे संबंधित था, एग्जाम संबंधित था, इनको अच्छे से याद रखिएगा। जो मैंने बोला कि नहीं इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट सभी है, बहुत ही सीमित मैंने लिखवाया हुआ है, और वही लिखवाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो जीके के अकॉर्डिंग हम लोग को जान पहचान अंदर हमारे नॉलेज में सब चीज़ें होनी चाहिए। देखो गवर्नमेंट वही पूछेगी जो जनरली सभी ग्राम समाज में चलती हैं चीज़ें ना। अब वो कह दो कि जाके सरकारी कार्यालय के संबंध ये नहीं पूछेगा आपकी, आप सरकारी कार्यालय में बैठे हुए हो, आप तो उस कार्यालय जाने के लिए आ रहे हो ना, तो वो कार्यालय किस संबंधित है, लेखपाल संबंधित है। अब लेखपाल संबंधित, तो वो कार्य किस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो नॉर्मली जो जनरली कार्य होते हैं हल्के फुल्के वो हमको तैयार करना है। तो ये हमारे 1 से 14 तक होगा, इनको अच्छे से याद रखिएगा, लिखिएगा। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी कराएंगे इसके। तो अभी फिलहाल ये हम लोग अभी टॉपिक चलना है, अभी चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल के बारे में जानेंगे, उनके कार्य हैं। अभी न्यायालय के बारे में हमारा कार्य जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फिलहाल आपको इतना आपको तैयार करना है, लिखना है और याद करिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू भैया।